करण के सवाल पर आरव बताते हुए बोला, हाँ, ये सच है कि मेरा एक परिवार है। घर में मेरे माँ, पापा, चाचा, भाई बहन सब हैं। लेकिन मेरे पापा को लगता था कि मैं कभी भी एक कामयाब इंसान नहीं बन पाऊंगा। एक दिन मेरे और मेरे छोटे भाई का स्कूल में किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया, या फिर ये कहा जा सकता है कि मेरे पापा ने ही मुझे घर से निकाल दिया। घर में सभी लोग मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने छोटे चाचा से बहुत प्यार करता था। उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे मेरे उस दिन को भुलाने में मदद करता था, जब मैं पापा से डांट खाकर अपने कमरे में बंद होकर रोया करता था। आरव थोड़ा रुककर आगे बोला, पता है, घर में हर बार सबका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जब मेरा जन्मदिन आता था, किसी को मेरे जन्मदिन के बारे में याद ही नहीं होता था। पर मैं तो अगले दिन से ही सोचने लगता था कि कल मेरा बर्थडे है, कल तो मैं फुल मस्ती करूंगा और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊंगा। मैं अपने जन्मदिन के बारे में इतना सब कुछ सोच लेता था कि कोई भी उतना नहीं सोच सकता। लेकिन जैसी अगली सुबह होती, कोई मुझे विश नहीं करता था। सबके चेहरे पर अलग ही भाव नजर आते थे। सब सुबह जल्दी उठ तो जाते थे, लेकिन नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते थे। वो थोड़ा रूंधे गले से बोला, लेकिन मेरा जन्मदिन किसी को याद रहे ना रहे, मेरे छोटे चाचा को हमेशा रहता था, और वहीं एक अकेले इंसान थे जिसके साथ मैं अपने आप को सेफ महसूस करता था और उनके साथ अपना जन्मदिन मनाता था। ये कहते कहते आरव पुराने दिनों की यादों में खो गया। अगली सुबह करण आरव के वार्ड में बैठा हुआ था, उससे बातें कर रहा था। तभी वो उससे बोला, अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो आतंकवादी पिछली रात को बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, वो सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया गया था। असल में उनका मकसद तो कुछ और ही है। करण की बातों को सुनकर आरव उसकी ओर हैरानी से देखने लगा और बोला, भाई तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो, ऐसे जलेबी की तरह बातों को घुमाओ मत। करण एक गहरी सांस लेने के बाद बोला, कुछ देर पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया कि गुजरात के पोरबंदर एरिया में कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। यहाँ तक कि और भी कई जगह से खबर आ रही है कि आतंकवादियों की टोली भारत में घुसने के लिए सफल हो चुकी है, और अभी तक ये पता नहीं चला है कि उनका मकसद क्या होने वाला है। तुमने जिस आतंकवादी को कल जिंदा पकड़ा था, उससे भी पूछताछ जारी है। अगर वो हमें कुछ बता देता है तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और हम उनके मंसूबों को अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। करण की पूरी बातों को सुनने के बाद आरव गहरी सोच में पड़ गया। अगर आतंकवादी भारत के अंदर घुसने में सफल हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि अब उनके ऊपर और भी ज्यादा खतरा मंडराने लगा है, और अगर उन्होंने सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो उन्हें लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ सकती है। आरव को ऐसे सोच में डूबा देखकर करण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई मुझे लग रहा है कि इस बार हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। करण की बात पर आरव बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो करण, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। अगर मुझे इतनी चोट नहीं लगी होती तो मैं उस आतंकवादी से सब कुछ उगलवा लेता। अच्छा, तुम मेरा एक काम करो, हमने जो मैप रेडी किया था तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ। आगे के प्लान में वो मैप हमारी काफी मदद कर सकता है। करण बोला, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर करण वहां से निकल गया। आरव इतना तो समझ गया था कि आतंकवादियों को भारत के अंदर से ही सपोर्ट मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुजरात के पोरबंदर एरिया में सिक्योरिटी टाइट नहीं की गई होती, और ना ही तो इतने सारे धमाके हुए होते। कुछ भी करके इन सभी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना होगा। बस यही सब सोचते हुए आरव खुद में बोला, मुझे किसी भी तरह से गुजरात के ऑफिसर्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, तभी मैं आतंकवादियों की चाल को अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अर्जुन को किसी अनजान आदमी का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई, क्या मेरी बात मिस्टर अर्जुन सिंह ओबरॉय से हो रही है? सामने वाले के मुंह से अपना नाम सुनकर अर्जुन मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखने लगा, और उसने मन में सोचा, ये आदमी कौन है? इसे मेरा पर्सनल नंबर और मेरा नाम भी पता है। उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, जी हाँ, मैं अर्जुन सिंह ओबरॉय हूँ, बोलिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कन्फेशन मिलने के बाद दूसरी तरफ का इंसान बोला, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। आप अपने जिस छोटे भाई को मरा हुआ समझ रहे हैं, वो अभी भी जिंदा है और इस वक्त कश्मीर मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है। उस अनजान आदमी की बातों को सुनकर अर्जुन तुरंत अपनी चेयर पर खड़ा हो गया और हैरानी जताते हुए बोला, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आदमी शांत लहजे में बोला, देखो मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं जिस नंबर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ वो किसी दूसरे का मोबाइल है और तुम्हें इस नंबर का पता लगाते लगाते काफी वक्त गुजर जाएगा। तभी अर्जुन बोला, लेकिन
तुम मेरे भाई को ढूंढकर हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? अर्जुन को पता था कि कोई भी बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करता, इसलिए अर्जुन को शक हुआ कि शायद उससे कुछ चाहता है, जिसके लिए उस आदमी ने उसे कॉल किया था। वो आदमी बोला, मिस्टर अर्जुन सिंह, आम खाओ गुटिया मत गिनो। मैंने आपको उस जगह का एड्रेस भेज दिया है, आप अपने भाई से मिल लीजिए। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना आगे आपको ही कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये बोलकर उस शख्स ने कॉल कट कर दिया। उस आदमी की बातों को सुनने के बाद अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस इंसान की बातों पर विश्वास करे, क्योंकि अब तक तो उसके भाई को गए हुए 20 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था और इन बीते सालों में आरफ की कहीं से भी कोई खबर नहीं आई थी। फिर ऐसे में उसका भाई जिंदा कैसे हो सकता था? अर्जुन अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आए हुए उस नंबर की ओर देखने लगा जिससे थोड़ी देर पहले उसे कॉल आया था। उसने दोबारा उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन अब उस नंबर पर कॉल नहीं लग रहा था। अर्जुन खुद ने बोला, लगता है मुझे ही जाकर मेरे भाई के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अगर इस आदमी की इंफॉर्मेशन पक्की निकली तो मैं अपने भाई से जरूर मिल सकता हूँ और इतने सालों के गिले शिकवे को दूर कर सकता हूँ। फिर वो तुरंत तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर में बने डिनर टेबल की ओर चला गया। वहीं शालिनी जी रात में आए सपने को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा सपना क्यों देखा। उन्हें इतने सालों में कभी भी अपने बेटे को खोने का एहसास नहीं हुआ, पर पिछली रात की घटना आश्चर्यजनक थी। उन्होंने अपने बेटे को मरते हुए देखा था। वो अपने हाथ में पकड़े तस्वीर की ओर देखे जा रही थी, जो तब की थी जब उनका बेटा 10 साल का था। उनकी आंखों से ममता की धारा अभी भी बहे जा रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने के बाद सभी लोग धीरे धीरे करके नाश्ता कर रहे थे। अर्जुन इस बात को लेकर परेशान हुआ जा रहा था कि वो इस फोन कॉल के बारे में अपने परिवार वालों को बताए या नहीं। वहीं पिछली रात के सपने के बारे में सोचकर शालिनी जी से खाने का एक निवाला भी नहीं लिया जा रहा था। ये देख आनंद जी शालिनी जी से बोले, मुझे पता है कि तुम हमारे बेटे को अभी तक भुला नहीं पाई हो, लेकिन हमें अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो फिर तुम इतने सालों से आस लगाकर क्यों बैठी हुई हो? उसे भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बेटा था। आनंद जी की बातों को सुनकर शालिनी जी, जो काफी देर से अपने आंसू को छुपाए बैठी थी, वो अब उनकी आंखों से बहने लगे और वो रोते हुए बोली, आप भले ही पत्थर दिल होकर अपने बेटे को भूल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे 9 महीने तक अपने कोख में रख कर पाला है, तो मैं उसे ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं उसे नहीं भूल सकती। ये बोलकर शालिनी जी रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए सभी शख्स शालिनी जी को रोते हुए देख रहे थे। वो भी जानते थे कि शालिनी जी अभी तक अपने बेटे के गम को भुला नहीं सकी है। तभी अर्जुन बोला, पापा, हम आरव को ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? अर्जुन की बातों को सुनकर आनंद जी उसकी ओर देखकर बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की थी बेटा? इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है हम उसके बारे में कुछ भी पता लगा पाएंगे? भैया, अर्जुन सही कह रहा है। मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि भाभी की जो हालत है हमसे भी देखी नहीं जाती है, और वैसे भी हमारी पहुंच काफी ऊंची है। हम अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आनंद जी का छोटा भाई जितेंद्र सिंह ओबरॉय ने कहा। आनंद जी बोले, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम लोगों को रोकने वाला होता ही कौन हूँ? ये बोलकर आनंद जी गुस्से में खाना छोड़कर वहां से चले गए। वहीं अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उसके छोटे भाई और उसके पापा के बीच ऐसी कौन सी दीवार बन गई है जिस वजह से दोनों के बीच इतनी नफरत है। लेकिन उसने ठान लिया था कि कैसे भी करके वो अपने भाई और अपने पापा को एक दूसरे से मिलवा कर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। नाश्ता करने के बाद उसने अपने असिस्टेंट हितेश को कॉल लगाकर कहा, मुझे अभी के अभी कश्मीर जाना है, इंतजाम करो। अपने बॉस के अचानक कश्मीर ट्रिप के प्लान के बारे में सुनकर हितेश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बॉस आखिर कश्मीर क्यों जाना चाहता है। वैसे भी अभी कश्मीर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर हो सकता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए उसने कॉल रखने के बाद तुरंत अपना प्राइवेट जेट रेडी करवाया और अर्जुन के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अर्जुन एयरपोर्ट पहुंचा, हितेश उसे प्राइवेट जेट के साथ तैयार दिखा। फिर दोनों ही कश्मीर के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान एक शख्स पहले से ही अर्जुन का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही अर्जुन कश्मीर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तभी से वो उसका पीछा करने लगा। इधर आरव अपने पास बैठे कर्नल साहब की ओर देखकर बोला, सर, सुनने में आया है कि पिछली रात को जो अटैक हुआ था वो पहले से प्लान किया गया था और उनका प्लान बॉर्डर क्रॉस करने का नहीं था।
तो फिर उन्होंने अपने इतने सारे लोगों को खोया ही क्यों? आरव की बातों को सुनकर कर्नल हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि इस बारे में सभी को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी आरव को इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर तो आरव को पहले से ही सब कुछ पता था। अब वो चाहकर भी आरव से इस बात को छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। अगर उन्होंने अब भी सच सच नहीं बताया तो आरव अपने रिसोर्सेज से इस बारे में भी पता लगवा ही सकता है। कर्नल साहब आरव को कुछ भी बता पाते उससे पहले ही करण उस वार्ड के अंदर एंटर हुआ और आरव की ओर देखते हुए बोला, भाई तुमसे मिलने के लिए मुंबई से कोई आया हुआ है। आरव जो इस वक्त कर्नल सर के मुंह से उस असलियत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तभी करण वहां टपक पड़ा। आरव बोला, मुंबई से मुझसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, लेकिन वो कौन हो सकता है? कौन है वो जो आरव से मिलने आया है? और कौन था वो जिसने अर्जुन को कॉल किया था और क्यों? और कौन है वो जो अर्जुन का पीछा कर रहा है? आखिर क्यों नाराज है आनंद जी आरव से? जानने के लिए सुनते रहिए